बोलो। बोलो क्या होता है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? सर ये सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल सही बात है ना? तो अगर हम ब्लड सेल्स को 0.1% NaCl सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा? अगर हम ब्लड सेल्स को 0.1% NaCl सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा? सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ, वो हाइपोटोनिक हो जाएगा ना आपका। ठीक है, हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा? वाटर का फ्लो होगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ब्लड सेल्स के अंदर पानी आने लग जाएगा आपका, है ना? ठीक। पानी ब्लड सेल्स के अंदर आएगा ना आपका। चलो, अब इसके बाद आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, a solution is said to be hypotonic. a solution a solution is said to be a solution is said to be hypotonic if its osmotic pressure if its osmotic pressure is less than the osmotic pressure of a given of a given standard solution of a given standard solution। जैसे मैं लिख दूं यहां पर, इफ blood cells are blood cells are placed in 1% NaCl solution, ठीक है ना? then the blood cells then the blood cells will be then the blood cells will be hypotonic with respect to, है ना, 1% NaCl सॉल्यूशन, क्योंकि ब्लड सेल का जो कंपोजिशन है वो क्या है, 0.9%। और इसका कितना है, 1%। तो 1% तो 0.9% से ज्यादा है। तो ब्लड सेल्स हो गई आपके हाइपोटोनिक, यानी कि ब्लड सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन कम है और बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो आउटफ्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर will occur so outflow of water will occur from the blood cells from the blood cells and they will shrink, और वो क्या कर जाएंगे आपके, श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है ना? सो द फिनोमिना ऑफ श्रिंकिंग ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। The phenomena of shrinking of blood cells, the phenomena, the phenomena of shrinking of blood cells, the phenomena of shrinking of blood cells when the blood cells are placed in a hypertonic solution, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना?
तो मैं लिख दूं यहाँ पर द ब्लड सेल्स श्रिंक ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ वाटर, है ना, द ब्लड सेल्स, द ब्लड सेल्स श्रिंक ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ वाटर, ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ वाटर। चलिए इसके बाद आता है आपका कैल्शियम क्लोराइड एंड आपका क्या कहते हैं वो NaCl, है ना, आर यूज्ड, कैल्शियम क्लोराइड एंड NaCl आर यूज्ड, है ना, एज एंटीफ्रीज सॉल्यूशन, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन कोल्ड कंट्रीज, ये क्वेश्चन बनाता हूं आपसे पहले, YNaCl and CaCl2 are used to clear, are used to clear snow from hilly areas, हिली एरिया से स्नो को क्लियर करने के लिए इन दोनों को क्यों यूज करते हैं, बताओ। बोलो। सर जैसे आपने प्लाज्मोलाइसिस का बताया उसको रोकने के लिए इसलिए करते होंगे। अरे ये नहीं, अगला क्वेश्चन है वो तो हो गया बेटा आपका, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, वो तो हो गया। मैं कह रहा हूँ NaCl और CaCl2 को पहाड़ों में बर्फबारी से पहले रोड पे डाल देते हैं वो, और रोड पे डालने से क्या होता है, जो बर्फ है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, बोलो, यही तो बताना है आपको। सर एक मिनट बताती हूँ। सर ये बर्फ को जैसे मतलब मेल्ट होने में हेल्प करके जिससे आराम से हम हटा सकते हैं बाद में। तो मेल्ट होने में हेल्प क्यों करता है, वो तो पूछ रहा हूँ मैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर NaCl and CaCl2 are strong electrolytes, so they depress the freezing point of water, so they depress the freezing, point of water, so the water so the water doesn't freeze, so the water so the water does not freeze, जिससे कि जो वाटर है वो आपका फ्रीज नहीं करता, ठीक है ना। वाटर डजंट फ्रीज टू फॉर्म आइस, टू फॉर्म आइस, hence it melts off easily, hence it melts off easily, hence it melts off easily
at the atmospheric temperature, at the atmospheric temperature. चलो अगला क्वेश्चन बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस? बोलो, क्या होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस? सर ये शायद वो होते हैं जो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देते हैं लो कर देते हैं, तो लो किसी भी करने से सिस्टम। क्या होगा? जो कार रेडिएटर होंगे उसमें का वाटर जो है वो फ्रीज नहीं होगा, है ना? तो मैं हाँ। लिख दूं यहाँ पर एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन रेडिएटर्स, आर यूज्ड इन कार रेडिएटर्स, दे डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर दे reduce the freezing point of water, they reduce the freezing point of water such that it doesn't freeze at low temperature, such that it does not such that it does not freeze, it doesn't freeze at low temperature, at low temperature, कि लो टेम्परेचर पर ये फ्रीज ना हो। इनको क्या बोलते हैं हम? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, फार्मूला क्या होता है इसका? CH2OH, CH2OH is used as an antifreeze, is used as an antifreeze, is used as an antifreeze in car radiators, is used as an antifreeze in car radiators। ठीक है ना? तो जितना पानी, जितना हमें टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कम करना हो, उतना ही ज्यादा हम क्या डाल सकते हैं उसके अंदर? इस एंटी फ्रीजिंग एजेंट को डाल सकते हैं। ठीक है ना? ये क्या कर देगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देगा, है ना? चलो अब मुझे बताओ, जो समुद्र वाली मछली है उसको हम घर के एक्वेरियम में लाके डालेंगे तो वो बचेगी या मर जाएगी? सर मर जाएगी। क्यों? सर क्योंकि उसे मतलब हम्म, बोलो बोलो। सर उनको सॉल्टी वाटर में रहने की आदत ये क्या बात होगी। हुई? मतलब जैसे हमें तो पढ़ने की आदत नहीं है ना? तो मुझे पढ़ना पड़ जाए तो मैं मर जाऊंगा कोई? है भाई, मैं तो पढ़ाने की आदत है ना, खाली पढ़ने की आदत तो है नहीं मेरी। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि सॉल्ट वाटर में रहेगी तो वो दूसरे वाटर में नहीं रह सकती। रीजन बताओ, मरेगी तो वो जरूर, लेकिन क्यों बताओ? सर सॉल्ट बताती वाटर हूँ फिश सर। डाई when they are suddenly
सर नहीं पता चल रहा है, बराबर बता दो। चलो, समुद्र वाली मछली जो है, समुद्र का पानी तो नमकीन होता है ना, तो उसकी सेल्स के अंदर बहुत सारा नमक भी एब्जॉर्ब होगा आपका, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो हाइपरटोनिक ना। तो मैं लिख दूं यहां पर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ऑफ सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है ना, द concentration of salt in tissue fluid of salt water fish increases, है ना। तो टिश्यू फ्लूइड क्या हो गया आपका, फिलहाल तो आइसोटोनिक है, जो समुद्र में कंसंट्रेशन है नमक की वही उसकी फ्लूइड के अंदर है, तो इक्विलिब्रियम बना हुआ है आपका। लेकिन जैसे ही इसको फ्रेश वाटर में डालेंगे, मैं लिख दूं यहां पर व्हेन दिस salt water fish will be transferred to fresh water, aquarium, ठीक है ना। The fresh water becomes hypotonic, the fresh water present in aquarium becomes hypotonic with respect to tissue fluid of salt water fish। तो क्या होगा आपका, इनफ्लो ऑफ वाटर होगा ना। सो ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर, तो मैं लिख दूं यहां पर ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम एक्वेरियम the cell membrane expand, the cell membrane swell, वो क्या हो जाएगी आपकी, स्वेलिंग हो जाएगी उसके अंदर, एंड गेट रप्चर्ड, और क्या होती है, फट जाती है, एंड गेट रप्चर्ड। तो अगर हमें समुद्र वाली मछली को एक्वेरियम में रखना है, तो पहले एक्वेरियम में कुछ नमक डालना होगा, धीरे धीरे उस एक्वेरियम में हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जो है कॉन्सेंट्रेशन सोल्ट की हटाते चले जाएंगे उसमें से। तो अचानक से समुद्र की मछली को हमें एक्वेरियम वाले पानी में नहीं डालना है ना, उसको सोल्टी वाटर में डालना है, धीरे धीरे उस वाटर में सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हम कम करते चले जाएंगे, तो फिर वो बच जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, वाई ए पर्सन suffering from high blood pressure, why a person suffering from high blood pressure is advised to why a person is advised to take lesser quantity of salt, is advised to take less quantity of salt,
हाई ब्लड प्रेशर वाले आदमी को डॉक्टर ये क्यों कहता है कि नमक कम खाओ, बताओ? सर क्योंकि सॉल्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अरे तो कैसे बढ़ता है वो तो बताना है आपको। सर बताती हूँ, 1 मिनट। सर इसमें हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसीडर करके आंसर देना होगा ना? और क्या, बिल्कुल। ठीक। सर जैसे जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये नंबर ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। के सोल्यूट के ना। तो सर अगर जैसे, हाँ, तो बिल्कुल अगर जैसे क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट बढ़ेगी तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, जिस वजह से फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है। बिल्कुल 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 सही है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इफ द पर्सन विल टेक मोर सोल्ट, इफ द पर्सन will take more salt, अगर जो पर्सन है वो ज्यादा सोल्ट लेगा, then the concentration of then the concentration of Na plus ions and Cl minus ions will increase ठीक है ना, will increase in और will increase concentration है ना, it will result in increase of osmotic pressure of blood। नहीं, ब्लड में नमक ज्यादा पहुंच जाएगा तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, हाँ जी सर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो द ब्लड सेल्स है ना, द ब्लड विल बिकम हाइपरटोनिक। तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। और जो हमारी सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो है वो क्या हो जाएंगी, हाइपोटोनिक ना, है ना। हाँ जी सर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, द ब्लड सेल्स द ब्लड सेल will become hypotonic with respect to blood। अब ब्लड हो गया हाइपरटोनिक और ब्लड सेल्स हो गई आपकी हाइपोटोनिक, तो क्या होता है आपका, है ना। अब इससे क्या होगा आपका, सोदा ब्लड विल, अच्छा ब्लड सेल, अच्छा ब्लड हाइपोटोनिक हो गया तो ब्लड सेल्स ही हो गए ना आपके। 1 मिनट, तो गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सोदा ब्लड सेल्स और सोदा ब्लड विल बिकम हाइपरटोनिक। तो ब्लड क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटोनिक हो जाएगा। सोदा ब्लड विल बिकम हाइपरटोनिक, हेंस
अब ब्लड हो गया आपका हाइपरटोनिक, तो ब्लड के अंदर जो वाटर है आपका वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हेंस ड्यू टू वाटर रिटेंशन, हेंस ड्यू टू इनफ्लो, ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर the blood cells will swell and may get ruptured. Inflow of water, the blood cells will swell and may get ruptured. और वो क्या होंगे आपकी, रप्चर्ड हो जाएंगी, ठीक है ना, एंड मे गेट रप्चर्ड। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पर। चलिए, इसके बाद आता है आपका, इसलिए एडवाइस दी जाती है कि वो आपका कम से कम ब्लड मतलब नमक ले। नमक लेने से नमक एब्जॉर्ब होगा, तो डब्ल्यूबीसी जो और आरबीसी हैं उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटोनिक, तो ब्लड से वाटर वो अंदर खींचने लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका और क्वेश्चंस। किसी पॉलीमर का मोलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों प्रीफर किया जाता है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, ठीक है ना, ऑफ पॉलीमर्स, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बोलो बोलो, इतने में अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। Why intravenous injections are made isotonic with blood plasma? बोलो, पहले तो ये बताओ। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला वो तो मैं लिखवा भी चुका हूँ पीछे आपको आंसर। असल में क्या होता है, देखो, कोई भी पॉलीमर है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनका मोलर मास क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो मोलर मास बहुत ज्यादा होने से उनके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होंगे। अब नंबर ऑफ मोल कम हुए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड काफी कम आएगा। तो दो जो मेरी टेम्परेचर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी, बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो उस टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होगा। जबकि वही माइनर ऑस्मोटिक प्रेशर, ए वेरी वेरी स्मॉल ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है ना, तो मोलर मास ज्यादा एक्यूरेट किससे आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से वो कम एक्यूरेट आएगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। समझे, समझ में आई बात, ये लिखवा चुका हूं मैं आपको ये। हाँ ठीक जी है, सर। वो मिल जाएगा आपको नोट्स के अंदर आंसर, मेरे को ध्यान है मैंने लिखवा रखा है शायद, या नहीं लिखवाया क्या मैंने ये? सर लिखवाया तो नहीं है अच्छा मेरे को चलो मैं तो अभी नहीं। लिखवाता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन लिख दिया। अब ये बताओ, व्हाई इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर मेड आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा? सर बताती हूँ।
सर ये भी आप बता दो। देखो, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, तो उससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला अगर मैं सॉल्यूशन इंजेक्शन में लूंगा तो या तो मेरी ब्लड प्लाज्मा हाइपोटोनिक होगी या हाइपरटोनिक, है ना। अगर ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा कंसंट्रेशन वाला डाल लिया, है ना, तो मेरी ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। और अगर मैंने ब्लड प्लाज्मा से कम कंसंट्रेशन वाला इंजेक्शन ले लिया तो क्या होगा, मेरी ब्लड प्लाज्मा स्वेल हो जाएंगी। तो दोनों ही केसेस में मेरी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को नुकसान होगा। इसीलिए आपके जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं दे आर आइसोटोनिक विद ब्लड, समझे। चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर हाँ इसका जी। आंसर। आंसर लिख रहा हूं, ड्यूरिंग इंट्रावेनस इंजेक्शन, ड्यूरिंग इंट्रावेनस injections, during intravenous injections the concentration of solutions, the concentration the concentration of the solution of the solution to be injected, of the solution to be injected should be comparable to blood plasma, should be comparable, should be comparable to ब्लड प्लाज्मा। इसको ब्लड प्लाज्मा से कंपेरेबल होना चाहिए। अगर ये ब्लड प्लाज्मा के कंपेरेबल नहीं हुआ तो देखो क्या होगा, इफ द इंजेक्टेड सॉल्यूशन, इफ द इंजेक्टेड सॉल्यूशन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब विद रिस्पेक्ट टू ब्लड प्लाज्मा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। सो इट्स osmotic, its osmotic pressure, its osmotic pressure will be low। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो अब क्या होगा, वाटर इनफ्लो करना शुरू कर देगा आपका, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, द इनफ्लो ऑफ वाटर, द इनफ्लो ऑफ वाटर विल अकर and the blood cells, and the blood cells, and the blood cells will swell, और ब्लड सेल्स क्या कर जाएंगे हमारी, स्वेल कर जाएंगे, है ना। एंड बर्स्ट, एंड विल बर्स्ट, और क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे वो। तो हमारे ब्लड सेल्स का हमें लॉस हो गया। ब्लड डब्ल्यूबीसी और आरबीसी क्या करती है, आपका ऑक्सीजन लेके जाती है, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई पे कुछ फर्क पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन हमने ज्यादा कंसंट्रेट ले दिया तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इफ द सॉल्यूशन, if the injected solution, if the injected, if the injected solution is more concentrated, अगर इंजेक्टेड सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ, तो क्या होगा, देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी हाई, देन इट्स osmotic pressure will be high। तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, है ना। तो अब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आया तो ये हाइपरटोनिक हो गया आपका, है ना। और तो ब्लड सेल्स हमारी हाइपोटोनिक हो गई, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, देन आउटफ्लो, then outflow of water will occur from the blood cells। ब्लड सेल से क्या होगा, आपका पानी बाहर आना शुरू कर देगा, तो ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे आपके, श्रिंक हो जाएंगे, है ना, और काम करना बंद कर देगी, है ना। सो द ब्लड सेल्स विल श्रिंक,
so the blood cells will shrink and will not function well, and will not function well। यानी कि दोनों ही केस में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल्स होंगे वो ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इंट्रावेनस इंजेक्शन हमेशा ही कैसे लेते हैं हम, वो हमेशा ब्लड के साथ क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है आपका और हाँ, जब के आई को क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, what will happen with freezing point, with freezing point of Ki solution, freezing point of Ki solution when mercuric iodide, when mercuric iodide, when mercuric iodide, mercuric iodide HgI2 is added to it, और फिर यहाँ पर लिख देता है X। बताओ भाई, KI के सॉल्यूशन में अगर मैं HgI2 डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे? बोलो। बोलो भाई। बोलो, पता लग रहा है क्या आंसर होना चाहिए इसका? जब KI के सॉल्यूशन में HgI2 डाल देंगे तो क्या होगा?
सर एक बार आप बता दो, उसमें पता ही नहीं चल रहा। चलो पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो डेल्टा टी एफ है ना, ये किस पर डिपेंड करता है? मोलैलिटी पे ना। ये होता है आपका के एफ इंटू एम। तो नंबर ऑफ मोल अगर कम हुए तो डेल्टा टी एफ भी आपका कम हो जाएगा, है ना? डेल्टा टी एफ भी आपका कम हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान से हाँ जी देखो सर। यहाँ पर। अब क्या है आपका Hg(I2)। Hg एक मरकरी, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, और हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ट्रांजिशन एलिमेंट शो द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर Hg(I2), HD(I2) reacts with Ki to form a complex. So the number of moles, है ना? The number of moles of Hg(I2) and Ki decreases in the solution. So the magnitude of depression in freezing point is less. So the magnitude of depression in freezing point is less. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्या आपका कम है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर hence there will be an increase in freezing point। तो क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा, कैसे? ट्वाइस ऑफ Ki प्लस में Hg(I2), ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा K2Hg(I4). आयोडीन की वैलेंसी 2 तो कोवैलेंसी। अब देखो पहले Ki कितना था बेटा? 2 मोल थे ना। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर, टोटल देखो 2 मोल तो ये है और 1 मोल ये, 3 मोल थे। लेकिन अब ये क्या हो गया? 1 ही मोल हो गया ना आपका ये। देखो 3 पार्टिकल का 1 पार्टिकल बन गया, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गए आपके? कम हो गए ना। तो नंबर ऑफ मोल कम हो जाएंगे आपका, तो डेल्टा टी एफ का मैग्नीट्यूड भी कम आएगा। अब डेल्टा टी एफ का मैग्नीट्यूड कम आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो में से स्मॉलर चीज आपकी माइनस हो रही है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? जो वाटर मेरा पहले मान लो 290 पे फ्रीज हो रहा था, अब वो आके फ्रीज हो जाएगा आपका 295 पे। रफली मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि डेल्टा टी एफ का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। समझे? समझे बात आ हाँ गई जी है? सर। देखो ना, असल में ये होता है ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो अगर मोलैलिटी कम हुई तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू भी कम हो जाएगी ना आपकी। और मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ, है ना? तो ये वैल्यू अगर मेरी कम आई तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा मेरा? बढ़ेगा ही ना। समझे? ये चीज कम होती जा रही है आपकी, तो ये इसका डिफरेंस क्या आएगा आपका? ज्यादा आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? सर कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, है ना? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, तो डेल्टा टी भी कम हो गया आपका। डेल्टा टी भी कम हो गया तो 100 में कम ही चीज ऐड होगी आपकी, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले से डिक्रीज होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 2 मोलर NaCl, 2 मोलर NaCl and 2 मोलर मिथेनॉल
आर आइसोटोनिक, आर आइसोटोनिक और नोट, कमेंट ऑन दिस, कमेंट ऑन दिस। बताइए, इस पे आप कमेंट कीजिए। बोलो। 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन और 2 मोलर मिथेनॉल सॉल्यूशन, क्या ये आपस में आइसोटोनिक हैं या नहीं? सर बताती हूँ सर। सर इसमें एक बार हिंट बता दो तो कैसे देखेंगे। अरे देखो ना, 2 मोलर, बेटा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, लेकिन जो मैं 2 हाँ जी। मोलर NaCl लूंगा तो ये तो टूट जाएगा मेरा, ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। तो 2 मोल की बजाय मेरे पास क्या होंगे, 4 मोल ऑफ आयंस होंगे ना। और मेरा जो मीथेनॉल है वो तो टूटेगा ही नहीं, जो आपका मीथेनॉल है वो तो टूटेगा ही नहीं। पहले भी 2 ही मोल रहेंगे, बाद में भी 2 ही मोल रहेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल कहाँ ज्यादा है आपके, NaCl में ना। NaCl। हाँ। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 2 मोल ऑफ NaCl will dissociate, will dissociate to produce 4 mole of ions. So the number of particles, so the number of particles in 2 molar NaCl solution, 2 molar NaCl solution will be large, है ना। So the number of particles in 2 molar NaCl solution will be large, hence it will show higher osmotic pressure, hence it will show, hence it will show higher osmotic pressure। तो ये क्या करेगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा। वेयर एज, मैं लिख दूं यहां पर, वेयर एज CH3OH, वेयर एज 2 moles of CH3OH will not dissociate, 2 mole of methanol will not dissociate, है ना। 2 moles of CH3OH will not dissociate, 2 mole of methanol dissociate नहीं करेंगे। Hence the number of particles, hence the number of particles, number of particles will not increase, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है ना। सो it will have comparatively
comparatively lower osmotic pressure. So both the solutions, so both, so both the solutions, so both the solutions will not be isotonic. तो दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे? आइसोटोनिक नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके सर। हाँ जी सर। अच्छा चलो, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और कहाँ से ढूंढूं मैं? असाइनमेंट से ढूंढूं। हाँ, अब एक रिलेशन आप ट्राई करो इसको। डिराइव ए रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। करना डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। करो। करो करो, ट्राई तो करो, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर क्या रिलेशन कैसे ड्राइव करोगे आप। ट्राई करो कि अब तो हो जाए ड्राइव। ओके सर। मैं इतने असाइनमेंट से और क्वेश्चन ढूंढता हूँ। और तो कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, है ना, और तो सारा हो ही गया। आया कुछ रिलेशन प्लस माइनस करके? ये कई बार है ना, ये पूछ सर अभी सकते हैं कर इसमें, रही हूँ। ये डिराइव करने में ना पूछ सकते हैं, क्योंकि वन टू फैक्टर हटा दिया, थोड़े ऐसे ही ये उल जुल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। किसने बोला मैंने आपको रिलेशन निकालने के लिए? सर डेंसिटी और मोलैरिटी। डिराइव ए रिलेशन बिटवीन, अच्छा डेंसिटी तो यूज होगा ना, और डिराइव ए रिलेशन बिटवीन, आप लिखो यहाँ पर मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन यूजिंग डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड, पहले मोलरिटी और मोलरिटी में निकाल लो, है ना। मोलरिटी, इफ द डेंसिटी, if the density of the solution is d, डेंसिटी सॉल्यूशन की d है, ठीक है। अब रिलेशन ड्राइव करो। ओके सर।
अब तुम्हें ड्राइव करना सिखाता हूँ, ये रिलेशन में कैसे ड्राइव करते हैं। कुछ आ रहा है भाई समझ में, कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है? सर ये हो नहीं रहा, अजीब सा ही आ रहा जो चलो भी आ चलो रहा मैं है। कराता हूँ, फिर कोई बात नहीं। इसमें क्या हो गया, अजीब सा क्यों आ रहा है? वो तो अपने सारी चीजें ले लो, रिलेशन उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ, रिड्यूस करते चले जाओ, और क्या करना है इसके अंदर। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। एक सेकंड में ना, एक स्टूडेंट का फोन, इसको मैसेज कर दूं एक बार। ठीक है, कर दिया मैंने मैसेज इसको। देखो अब इसको, पहले तो सॉल्यूशन की डेंसिटी एक्स हो गई आपकी। चलो मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन निकालना है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, लेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बी कैपिटल एम। लेट द मोलैरिटी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या मान लिया मैंने, कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या हो गया, मोल्स पर लीटर, है ना। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, 1000। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, द वॉल्यूम देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कितना आपका, 1000 ml हो गया ना, 1 लीटर का मतलब 1000 ml वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का। और मैं लिख दूं यहाँ पर, लेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज स्मॉल एम। सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या है आपकी, स्मॉल एम है। तो और डेंसिटी तो दे रखी है हमें डी, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, लेट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा आपका डी, है ना। डी क्या हो जाएगा आपका, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर एमएल, है ना। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, ग्राम पर एमएल, ये हो गया आपका। तो अब सबसे पहले मैं निकालता हूं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, 1000 ml, और डेंसिटी कितना है, डी ग्राम पर एमएल। तो एमएल से एमएल कट गया, ये आ गया आपका 1000 डी। ये समझ में आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम 1000 था, डेंसिटी डी थी, ठीक है ना। जी। इसके बाद मैं लिख दूं यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोलर मास मैंने लिख दिया बी, ठीक है ना। और इनटू मोलैरिटी, असल में जो मोलैरिटी है वही तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, या नहीं, बोलो। हाँ जी सर। जो मोलैरिटी है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो सोल्यूट के मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट,
तो ये हो गया आपका कैपिटल एम एम बी। इसके बाद लिख दो आप मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास है 1000 डी और सोल्यूट का मास हमने अभी निकाला एम एम बी। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया हमारा। अब मैं लिख दूं यहां से मोलैलिटी। अब मैं यहां से लिख दूं मोलैलिटी, स्मॉल एम से कर दूं इसको स्मॉल एम। अब देखिए यहां से मोलैलिटी ये लिख देता हूं मैं यहां से मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया एम भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एम हो गया आपका अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास हमने अभी निकाला 1000 डी माइनस एम एम बी, 1000 डी माइनस एम एम बी और इनटू में क्या कर दें हम यहाँ पर 1000 कर दें। ये हो गई मेरी मोलैलिटी, है ना। तो अगले इसमें सॉल्व करते हैं इसको। तो मोलैलिटी की जगह लिख दिया मैंने स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन, यही हो गया ना, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया भाई 1000 कैपिटल एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी, है ना। ये चीज हो गई आपकी। और अब इसको 1000 से मैं डिवाइड कर दूं हर स्टेप को, तो इसके अंदर देखो कहानी क्या बन जाएगी आपकी। थोड़ा सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम इसको। तो m इक्वल टू हो गया आपका कैपिटल एम अपॉन डी माइनस एम एम बी अपॉन 1000। हो सकता है ना ऐसा। तो यह 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 ऊपर भाग जाएगा आपका। इसको शॉर्ट करके हमने ऐसे कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब मैं इसको पलट दूं, इस इक्वेशन को मैं पलट दूं। तो पलटने के बाद क्या हो गया, ये हो गया 1/m और ये हो गया d माइनस एम एम बी अपॉन 1000 और डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो ये रिलेशन आ गया मेरा, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया रिलेशन क्या आ सकता है एक और, कैपिटल एम को ऊपर कर दूं मैं अपॉन स्मॉल एम। क्या आ गया ये d माइनस एम एम बी अपॉन 1000। सबसे बड़ा रिलेशन रहेगा ये, है ना। समझे, ठीक है भाई, समझ गए इस चीज को। या मन करे तो सर इसको आप इधर ले आओ। हाँ हाँ बोलो। सर एक सेकंड प्लीज रुकना, मैं 1 मिनट। सर एक बार आप ये पेज ऊपर कर दो, मैं देख नहीं पाई थी। अरे तुम नोट नहीं कर पाए थे क्या ये लोग? सर देखो वो फोन मैंने, आ गया था। अच्छा अच्छा, तो आज लैपटॉप पे नहीं बैठे क्या? नहीं सर, आज अच्छा अच्छा चलो, ये हो गया ना मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, यही होगा ना। ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो ऊपर से निकाला था।
या पूरा हाँ जी शुरू से सर। ही करना है तुम्हें? नहीं सर, आप यहीं से बता दो, अच्छा, ये आ गया आपका। वहां तक आ अब गया था। मोलरिटी की जगह मैंने स्मॉल एम लिख दिया है यहाँ पर, और 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया एम से, तो 1000 एम हो गया, और अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी, जहां पर एम मोलरिटी है और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। अब यहाँ से हो गया एम, और 1000 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया इधर, तो ये रह गया एम, ये रह गया डी, और माइनस एम एम बी अपॉन 1000। देखो ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया, पूरी रिएक्शन को ही रिवर्स कर दिया, तो एम की जगह क्या हो गया आपका, 1/m, है ना, 1/m, और ये चीज मेरी ऊपर हो गई, ये देखो। अब यहां से ये हो गया आपका 1/m, और यहां से d को m से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, d बाई कैपिटल M, और माइनस कैपिटल M से कैपिटल M कट जाएगा, और ये हो गया mb अपॉन 1000, mb अपॉन 1000, है ना। तो एक ये रिलेशन भी हमारा हो सकता है, ठीक है ना, ये रिलेशन भी ठीक है। या थोड़ा प्लस में करना है तो प्लस में कर दो, तो ये क्या हो गया आपका, d बाई m इक्वल टू 1/m प्लस mb अपॉन 1000, ठीक है। देखो ओके मोलरिटी सर। मोलरिटी में रिलेशन आ गया आपका ये, ठीक है। ठीक। चलिए, तो ये शॉर्टकट कभी याद रहे तो अच्छी बात है, तो हम डायरेक्टली सीधा ही आंसर ले सकते हैं क्वेश्चन का। फिर इसके बाद कहता है डिराइव ए रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अगला कहता है डिराइव ए रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालो। चलो, तो मैं लिख दूं यहां पर, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर मोलरिटी मींस दैट m moles of solute are present in 1000 gram of solvent, ठीक है। तो अब मैं लिख दूं यहां पर लेट ma इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लेट ma इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और mb किसका मोलर मास है आपका, सोल्यूट का, है ना। एंड mb इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब मैं निकाल दूं यहां से मोल फ्रैक्शन, तो काई बी, काई बी क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एन बी क्या रहेगा मेरा, यहाँ पर एम ही रहेगा ना, तो एन बी की जगह तो मैं एम रख दूं, क्योंकि जो मोलरिटी है वही नंबर ऑफ मोल्स है, और अपॉन एम प्लस एन ए, एन ए क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास देखिए कितना है, 1000, और मोलर मास कितना लेट किया हमने, उसका एम ए। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, है ना। तो अब यहां से ये हो गया, इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया काई बी इज इक्वल टू एम अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई एम ए, स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई एम ए प्लस 1000, और ऊपर कौन चला गया आपका, एम ए चला गया। ये बात समझ में आ गई, ये वाला स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए ऊपर पहुंच गया आपका, ठीक है ना। हाँ जी। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं, दोनों रिएक्शन को पलट लो। तो ये हो गया आपका 1/काई बी
इक्वल टू हो गया MA प्लस 1000 डिवाइडेड बाई MA। तो इन दोनों को डिवाइड करके तो मैं 1 लिख सकता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करके 1 लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो गया 1 बाई काई बी इज इक्वल टू MMA अपॉन MMA और प्लस 1000 डिवाइडेड बाई MM। ठीक है ना। तो ये कट के तो हमारा 1 हो गया, ये कट के हमारा 1 हो गया। और अब ये हो गया 1 बाई काई बी माइनस 1 इक्वल टू हो गया आपका 1000 डिवाइडेड बाई MMA, है ना। ये चीज होगी ना आपकी, और ये चीज हो गई। तो अब देखो यहां से क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस काई बी अपॉन काई बी इक्वल टू 1000 MMA, है ना। और 1 माइनस काई बी को क्या लिख दूं मैं, काई ए। 1 माइनस काई बी को मैंने क्या लिख दिया, काई ए अपॉन काई बी इज इक्वल टू 1000 अपॉन MM। तो ये रिलेशन भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, बट इसको याद करना ज्यादा आसान रहेगा आपका, है ना। ये सिंप्लीफाई करने का मन करे तो मोलालिटी को इधर ले आओ, 1000 अपॉन MA काई बी अपॉन MA, है ना, वो ऐसे आ जाएगा आपका। चलिए अगला रिलेशन, डिराइव ए रिलेशन, डिराइव ए रिलेशन, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालना है। तो मोलैरिटी क्या होती है मेरी, M मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर मोलैरिटी M मींस, मैं लिख दूं मोलैरिटी कैपिटल M मींस M moles of solute are present, M moles of solute are present in 1000 ml, 1000 ml of solution, 1000 ml of solution, ठीक है ना। अच्छा, अगर D डेंसिटी है सॉल्यूशन की तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मैं लिख दूं यहाँ पर एंड D let D is the density of solution, D is the density of solution, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml तो वॉल्यूम है उसका और इनटू डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का मास हो गया आपका 1000 D। मास ऑफ सॉल्यूट मैं लिख दूं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, तो कैपिटल M तो नंबर ऑफ मोल्स है और इनटू MB, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट आपका। और अब मैं लिख दूं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, अब मैं लिख दूं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1000 D माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं लिख दूं यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और लेट MA इज द मोलर मास, MA is the molar mass of the solvent, let MA is the molar mass of the solvent। तो क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na, ये हो गया मेरा 1000 D माइनस MMB
अपॉन एम ए से डिवाइड कर दिया इसको, ये हो गया आपका। तो अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन हो गया मेरा काई बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो कितना है m अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n। तो ये हो गया m अपॉन m प्लस, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया 1000d माइनस m और अपॉन में m, ये हो गया आपका। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो गया, इधर तो हो गया काई बी इज इक्वल टू, और इसको तो ऊपर पहुंचा दूं यहाँ से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया m अपॉन m प्लस 1000d माइनस m, ये हो प्लस में 1000d माइनस m। बस इसको अब इनको डिवाइड कर देते हैं आपस में, है ना। तो यहाँ से m में कॉमन निकाल लो तो भी आपका 1000d बच जाता है आपका, है ना। और 1000d को तो ऐसे रहने दो, इन दोनों में कैपिटल M कॉमन निकाल के m काट दूंगा ऊपर से, हाँ ये ठीक है। तो काई बी इक्वल टू हो गया m अपॉन m कॉमन निकाल दिया, ये हो गया ma माइनस mb, और प्लस में क्या हो गया आपका 1000d, इन दोनों को लिख दिया मैंने प्लस में 1000d। ठीक है, अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसका। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया काई बी और इंटू m, और ये हो गया ma माइनस mb और प्लस में 1000d, और यहाँ पर हो गया ma, खोल देते ब्रैकेट को। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट खोलने के बाद काई भी मल्टीप्लाई हो गया इसके अंदर आपका m1, और अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका काई भी तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपका, ठीक है। ये हो गया आपका ma काई बी माइनस mb और काई बी mb काई बी, ये हो गया आपका। और चलिए इसके बाद हो गया, अच्छा प्लस में 1000d इंटू काई बी, है ना। प्लस में हो गया आपका 1000d इंटू काई बी, प्लस में 1000d इंटू काई बी इक्वल टू हो गया mn। अब m और ये काई बी आपका है इसके अंदर, तो m1 ma, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, इन दोनों में से, पहले दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है। काई भी निकालने का तो कोई फायदा इसमें हमें दिखता नहीं, ये ma है, और ये, हाँ एक काम करता हूँ, इस mb को उधर ले जाऊं, mma को इधर ले आऊं मैं, ठीक है ना, या इसको उधर ले चलें, 1000 को, इन सबको उधर ले चलते हैं। ये हो गया आपका 1000d काई बी इज इक्वल टू mma माइनस mma काई बी, ये माइनस हो गया इधर जाके, और ये वाला प्लस का हो गया, प्लस में mb काई बी। तो अब यहां से क्या करूं मैं, mma कॉमन निकाल लूं,
तो एम एम ए कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया 1 माइनस काई बी, और प्लस में हो गया एम एम बी काई बी। ये चीज हो गई आपकी। और इसको मैं क्या लिख दूं भाई, काई ए लिख दूं ना इसको, 1 माइनस काई बी को, इसको मैं काई ए लिख दूं। तो ये हो गया एम एम ए काई ए प्लस एम एम बी काई बी। तो एम कॉमन निकाल दूं मैं यहां से, है ना। तो ये हो गया एम, और ये हो गया एम ए काई ए प्लस एम बी काई बी, और इधर हो गया आपका 1000 डी काई बी, है ना। और अब कैपिटल एम को वहीं रहने देते हैं। तो कैपिटल एम इक्वल टू हो गया आपका 1000 डी काई बी, और अपॉन में हो गया आपका एम ए काई ए प्लस एम बी काई। तो ये आ गया मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। सबसे डिफिकल्ट यही था। एक दो बार इसको अपने हाथों से और ट्राई करना, बड़े आराम से कंफर्टेबली ये हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पूछ सकते हैं आपसे, 2 या 3 नंबर में दे रहे हैं ऐसे ड्राइव ड्राइव करने के लिए, इनमें से कोई सा भी एक रिलेशन, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसके बाद है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो अब आते नहीं है ना, पुराने असाइनमेंट में था ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो अब आते नहीं है आपके। चलो मुझे ये बताओ, ग्लिसरीन और मिथाइल अल्कोहल दोनों का रेट अगर सेम है, तो सस्ता एंटी फ्रीज एजेंट कौन होगा आपका? ग्लाइसरीन। मैं लिखता हूं यहां पर क्वेश्चन, ग्लाइसरीन, ग्लाइसरीन, ठीक है ना। ग्लिसरीन होता है आपका ये CH2OH, CHOH, CH2OH, this is glycerin. And methyl alcohol and methanol are sold at the same price, are sold at the same price, दोनों का सेम प्राइस पर सोल्ड किया जाता है। which would be cheaper for preparing an anti-freeze solution, which will be more cheaper to prepare an anti-freeze solution। बताओ इन दोनों में से कौन बढ़िया रहेगा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए, कौन सा सस्ता पड़ेगा हमें? सर CH3OH। क्यों? शाबाश, बताओ बढ़िया क्यों? सर वो क्लियर नहीं है, थोड़ा बता दो। अरे देखो ना, CH3OH का मोलर मास कम है ना, तो हाँ वो कम है, वो तो कम है। तो नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा आएंगे? CH3OH के ज्यादा होंगे ना, हाँ जी सर। या नहीं? है ना। तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा, वो ज्यादा डिप्रेशन कॉज करेगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट में, है ना। तो हाँ मैं जी लिख सर। दूं यहाँ पर CH3OH has lower molar mass, CH3OH has lower molar mass than glycerin, than glycerin, so the number of moles of methanol will be more, ठीक है ना, will be more than glycerin,
ग्लाइसरीन इन ए गिवन इक्वल मास, ठीक है ना। सो CH3OH will decrease the melting and will decrease the freezing point, will decrease the freezing point of water to a larger extent, to a larger extent, ठीक है ना। सो CH3OH will be a better antifreeze, will be a better and cheaper, है ना, will be a better and cheaper antifreeze than water, sorry, then glycerin, then glycerin, ठीक है ना। ग्लिसरीन से क्या होगा आपका, ये ज्यादा चीपर होगा और बढ़िया भी होगा आपका, है ना। एक क्वेश्चन और ले लो ओके बस सर। खाली। Why camphor is preferred as a solvent? Why camphor is preferred as a solvent in calculating the molecular mass, molecular mass of naphthalene, in calculating molecular mass of naphthalene, है ना। तो इसका रीजन ये है कि KF के लिए जो कैम्फर के लिए है, KF वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कैम्फर हैज very high KF value, ठीक है ना। So the depression in freezing point, depression in freezing point is large for solution of naphthalene, naphthalene in camphor, ठीक है ना। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आता है आपका, ज्यादा आता है ना। और अब ये जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है आपका, तो दिस लार्ज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, this large depression in freezing point can be easily measured with ordinary thermometer, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बातें हैं सारी। हाँ जी सर। चलो अब ये वीडियो तो 1.5 घंटे का हो गया ना, ये तो व्हाट्सएप पे आएगा, भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो ये, ठीक है। सर एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोला था, आवाज नहीं आ रही थी। ये रिकॉर्डेड वीडियो में उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना, वहां से ले लेना, क्योंकि 1.5 घंटे का होगा ना ये, इसलिए। सर कहाँ पर? यूट्यूब पे मैं लिंक भेज दूंगा अपने आप। ओके सर। सर आप वैसे वो PDF की फॉर्म में तो भेज देना जो हाँ हाँ, ठीक गूगल पे खुलती है। ठीक। ठीक।